वर्ल्ड के बेस्ट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का एक स्टेटमेंट है, डिसिप्लिन इज मोर इम्पोर्टेंट देन इंटेलिजेंस। यानी अगर लॉन्ग टर्म में एक बड़ा कॉर्पस बनाना है तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। लेकिन ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन आएगा कैसे, ये सवाल आप सभी सोच रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 8 ऐसे थंब रूल्स जिनको फॉलो करके आपकी लाइफ में खुद ब खुद ही फाइनेंशियल डिसिप्लिन आ जाएगा और आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी नहीं करने पड़ेंगे। हमें कितना सेव करना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पर कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर कितना बड़ा घर हम खरीद सकते हैं, कहीं हम लोन ज्यादा न ले लें तो हमें कितनी मैक्सिमम ईएमआई प्लान करनी चाहिए, कितनी बड़ी गाड़ी खरीदनी चाहिए, कितनी इंश्योरेंस लेनी चाहिए। इन सारे मुश्किल सवालों के जवाब हमें इन 8 थंब रूल्स को यूज करके आसानी से मिल जाएंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाला है आप सभी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। थंब रूल्स डिस्कस करने से पहले हमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझना होगा। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है मैक्सिमाइजेशन ऑफ अवर कैपिटल। मतलब हमें अपनी मंथली इनकम को इंक्रीज करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा इनकम होगी उतनी ही ज्यादा सेविंग्स भी होंगी। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का दूसरा मेन फैक्टर है टाइम पीरियड। इन्वेस्टमेंट रिटर्न इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट टाइम। यानी जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे उतना ज्यादा बड़ा आप कॉर्पस बना पाएंगे। तीसरा मेजर कॉन्सेप्ट पावर ऑफ कंपाउंडिंग का है राइट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है जिससे मैक्सिमम रिटर्न्स मिले, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं तो आपको 14 to 15% तक के रिटर्न्स मिल जाते हैं। वहीं अगर आप केवल एफडी में पैसा लगाते हैं तो सिर्फ 5 to 6% के रिटर्न्स मिलेंगे। इसीलिए केयरफुली कौन सी राइट इन्वेस्टमेंट है हमें वो चूज करना बहुत जरूरी हो जाता है। एक बार आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट्स को समझ गए तो वेल्थ क्रिएशन का पाथ आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। फिर उस पाथ को फॉलो करने के लिए फाइनेंशियल डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट होगी, जिसके लिए आप इन थंब रूल्स को यूज कर सकते हो। इन रूल से ना ही सिर्फ आप लोन, ईएमआई इन सब की ओवरलोडिंग से बचेंगे, बल्कि आप अपनी इनकम को एक डिसिप्लिन मैनर में सेव भी कर पाएंगे। तो आइए अब देखते हैं आखिर क्या है वो 8 थंब रूल्स। तो पहला थंब रूल है इमरजेंसी फंड के लिए। यानी कि सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि हमें इमरजेंसी फंड में कितना पैसा रखना है। हमारे बड़े लोग हमेशा हमें सलाह देते हैं कि पैसे बचा कर रखा करो, मुसीबत के टाइम में काम आएगा, एंड सो ऑन। वो ऐसा इसीलिए कहते हैं बिकॉज लाइफ इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। आप नहीं जानते कि कब आपके साथ कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाए या फिर कब आपका सोर्स ऑफ अर्निंग जैसे कि जॉब या बिजनेस बंद हो जाए। तो ऐसे सिचुएशंस में सर्वाइव करने के लिए इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट यू हैव सम सेविंग्स टू यूज एट दैट टाइम। इन सेविंग्स को हम कहते हैं इमरजेंसी फंड। लेकिन ये इमरजेंसी फंड होना कितना चाहिए, इसके लिए हम यूज करेंगे थंब रूल नंबर 1, जो कहता है कि सेव योर 6 month सैलरी फॉर द इमरजेंसी पर्पस। आप अपनी 6 महीने की सैलरी को इमरजेंसी फंड में रख सकते हो। ये पैसा आपको लिक्विड फॉर्म में रखना चाहिए ताकि जरूरत के टाइम पे आप इजीली इसे यूज कर सको। तो आप इसे बैंक में भी रख सकते हो और लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में भी रख सकते हो। सेकंड थंब रूल हमारा है 50-30-20 रेशियो रूल। ये रूल हमें बताता है कि हमें अपनी सैलरी को अपनी नीड्स, वांट्स और सेविंग्स के बीच में किस बेसिस पर डिवाइड करना है। तो इस थंब रूल के अकॉर्डिंग अपनी मंथली सैलरी का 50% पार्ट आपको रखना चाहिए अपनी नीड्स के लिए, जैसे कि आपका रेंट हो गया, इंटरनेट का बिल हो गया, एलपीजी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया। ये कुछ ऐसे खर्चे हैं जो आपको करने ही करने हैं। तो सैलरी का 50% पार्ट हमें इन खर्चों के लिए रखना चाहिए। सैलरी का 30% पार्ट हमें रखना चाहिए अपनी वांट्स यानी चाहतों के लिए। ये वो खर्चे हैं जो करना जरूरी तो नहीं, बट ये हमारी हैप्पीनेस का जरिया बनते हैं। जैसे रेस्टोरेंट में खाना हो गया, बढ़िया सा मोबाइल या लैपटॉप खरीदना, या महंगे कपड़े खरीदना, etc। हमारी वांट्स की कोई लिमिट नहीं होती, इसलिए जरूरी है कि हम अपने खर्चे पर रेस्ट्रिक्शन लगा कर रखें ताकि हम ओवर स्पेंड न कर दें। अब लास्ट पार्ट सैलरी का जो कि 20% बचता है वो हमें यूज करना चाहिए अपनी सेविंग्स के लिए। कुछ भी हो जाए हमें अपनी सैलरी का कुछ पार्ट सेव जरूर करना चाहिए। तो 50-30-20 रूल के हिसाब से हम 20% पार्ट सैलरी का सेव कर सकते हैं। ये सेविंग्स आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके या फिर एफडी में भी। अब थर्ड थंब रूल हमें बताता है कि हाउ टू इन्वेस्ट योर मनी। इस थंब रूल के अकॉर्डिंग 100 माइनस योर एज कैन बी योर इक्विटी इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब है कि 100 माइनस योर एज % ऑफ योर सेविंग के इक्वल अमाउंट आप म्यूचुअल फंड्स या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप अभी आपकी एज 20 ईयर्स है तो आप 100 माइनस 20 यानी 80% अमाउंट म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हो। अब ये 80% आपकी सैलरी का 80% नहीं है, ये 80% है आपकी टोटल सेविंग्स का। यानी आपकी मंथली सैलरी का 20% आपकी सेविंग है, तो उन 20% का 80% अमाउंट आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी का जो भी पैसा बचता है उसको आप गोल्ड में या किसी बॉन्ड में या जहां आपको सुटेबल लगता है वहां इन्वेस्ट कर सकते हो। अब अगर किसी की एज 50 ईयर्स है तो वो अपनी सेविंग का 50% इन्वेस्ट कर सकता है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है हमारी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम होती जाती है, तो ऐसे में हमारा एफडी वाला पोर्शन बढ़ने लगता है। मतलब हम रिस्क से बचने के लिए फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना प्रेफर करने लगते हैं। अब आता है हमारा फोर्थ थंब रूल। फोर्थ थंब रूल हमें ये बताता है कि हाउ मच लोन यू कैन टेक और हाउ मच ईएमआई यू कैन पे एवरी मंथ। अगर आप जनरली बैंक्स का ओपिनियन लेते हैं तो बैंक्स ये एडवाइस करते हैं कि आप अपनी सैलरी का मैक्सिमम 50% पार्ट ईएमआई भरने के लिए यूज कर सकते हो। आपके जितने भी लोन्स हैं, चाहे पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, क्रेडिट कार्ड लोन हो, होम लोन हो या कोई भी लोन हो, सबकी मंथली ईएमआई का टोटल आपकी मंथली सैलरी के 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें हमेशा सेफ साइड में रहना चाहिए। तो इसके लिए फोर्थ थंब रूल के अकॉर्डिंग हम अपनी मंथली सैलरी का 1/3 ऑप्शन ही लोन्स और ईएमआईज के लिए रख सकते हैं। यानी कि हम अपनी सैलरी का 35% पोर्शन अपने लोन्स वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं। इस रूल को फॉलो करके हम ओवरलोडेड लोन और लोन के ओवर डेब्ट से बच सकते हैं। साथ ही हम अपनी जरूरत से ज्यादा खर्चा करने से भी बच सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करें। नेक्स्ट यानी फिफ्थ थंब रूल हमें बताता है कि हाउ टू डिसाइड योर कार बजट। इस थंब रूल के अकॉर्डिंग अगर आप सिंगल पे में कार खरीद रहे हो तो आप अपनी 6 महीने की सैलरी के जितना बजट अपनी कार के लिए रख सकते हो। मतलब अगर आपकी इनकम 60,000 रुपए पर महीना है तो आप इसका 6 टाइम्स यानी 3,60,000 रुपए अपनी कार के लिए दे सकते हो। अब अगर आप कार को लोन पर लेना चाहते हैं तो 24-10 वाला थंब रूल फॉलो कर सकते हो, जिसके अकॉर्डिंग आपकी कार का जो भी पेमेंट होगा उसका 20% अमाउंट आपको डाउन पेमेंट में देना होगा। अब जो 80% अमाउंट बचता है उसकी ईएमआई बनवा सकते हो। ये ईएमआई इस हिसाब से होनी चाहिए कि आप मैक्सिमम 4 साल के अंदर पूरा लोन चुका सको और इस ईएमआई की अमाउंट भी आपकी मंथली सैलरी की 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 24-10 मतलब 20% डाउन पेमेंट, मैक्सिमम 4 इयर्स तक की ईएमआई पेमेंट एंड मैक्सिमम 10% ऑफ इनकम फॉर ईएमआई अमाउंट। तो जब आपने अपने आप को इससे रेस्ट्रिक्ट कर लिया तो आप बहुत ज्यादा लोन नहीं लेंगे और बहुत ज्यादा बड़ी गाड़ी भी नहीं खरीदेंगे। सिक्स्थ थंब रूल हमें बताता है कि रेंट वर्सेस बाय डिसीजन के टाइम पर हम क्या करें। कई बार हम इस कंफ्यूजन में फंस जाते हैं कि हमें मकान खरीदना चाहिए या रेंट पर लेना चाहिए। हमें लगता है कि हम हर महीने इसका इतना रेंट दें तो उससे अच्छा हम ईएमआई पर इसको परचेज कर लें, बट फिर ये प्रॉब्लम भी आती है सामने कि ईएमआई का अमाउंट बहुत बड़ा होता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप इस थंब रूल का यूज करके सही डिसीजन ले सकते हो। इस थंब रूल के अकॉर्डिंग हम प्रॉपर्टी का रेंटल यील्ड कैलकुलेट करते हैं। प्रॉपर्टी के एनुअल रेंट को प्रॉपर्टी वैल्यू से डिवाइड करने पर हमें रेंटल यील्ड मिलता है। अब अगर आपकी प्रॉपर्टी का रेंटल यील्ड 4% से ज्यादा का आता है तो इसका मतलब है कि आपका रेंट काफी हाई है। तो इस प्रॉपर्टी को अगर आप परचेज करो तो लॉन्ग टर्म में ये आपके लिए बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा। इस केस में हमें अपनी प्रॉपर्टी पर 4% रिटर्न तो रेंट से ही मिल जाएंगे, प्लस 6% रिटर्न्स प्रॉपर्टी की एवरेज एप्रिसिएशन वैल्यू होती है। तो टोटल हमें अपनी प्रॉपर्टी पर 10% तक के रिटर्न्स मिल जाते हैं, जो कि रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। तो प्रॉपर्टी को बाय करना ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। वहीं अगर रेंटल यील्ड 4% से कम आता है तो इसका मतलब है कि वो प्रॉपर्टी हमारे लिए रेंट पर ज्यादा सस्ती पड़ेगी ईएमआई के मुकाबले। तो इस तरह से 4% रूल का यूज करके आप रेंट वर्सेस बाय डिसीजन में बहुत ही आसानी से सही डिसीजन ले सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू दी 7th थंब रूल, जो है हमारा लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड। लाइफ इंश्योरेंस सबको लेना चाहिए। इनफैक्ट किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो हम हमेशा बात करते हैं कि हमें टर्म इंश्योरेंस लेनी चाहिए, क्योंकि ये वनीला इंश्योरेंस होती है जिसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट मिक्स्ड नहीं होती, तो आपको कम पैसों में बहुत ज्यादा कवर मिल जाता है। तो ये थंब रूल आपकी हेल्प करता है ये डिसाइड करने में कि आपको टर्म इंश्योरेंस कितनी लेनी है। इस रूल के अकॉर्डिंग आपकी एनुअल इनकम का 20 टाइम्स जितना अमाउंट आपका टर्म इंश्योरेंस का कवर होना चाहिए। यानी अगर आपकी एनुअल इनकम 5 लाख है तो उसका 20 टाइम्स यानी 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। हमारा 8th और आखिरी थंब रूल है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। ये हमें ये बताता है कि हेल्थ इंश्योरेंस कितना लेना चाहिए हमें। हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो कि हर इंसान को करना चाहिए। अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से भी कवर हो सकता है। बहुत से कॉर्पोरेट कंपनीज अपने एम्प्लॉयज के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाती हैं, लेकिन कई बार वो सफिशिएंट नहीं होता है। तो इस केस में आप टॉप अप कवर ले सकते हो, यानी कि एडिशनल कवर। अब सवाल आता है कि हेल्थ इंश्योरेंस का टोटल कवर कितना होना चाहिए। तो 8th थंब रूल के अकॉर्डिंग जितनी आपकी सिटी में एक हार्ट सर्जरी का कॉस्ट है, मिनिमम उतना आपका हेल्थ कवर होना ही चाहिए। जैसे टियर 2 और टियर 3 की सिटीज में अप्रॉक्स 3 से 4 लाख में हार्ट सर्जरी हो जाती है, तो आपका हेल्थ कवर 4 लाख के अप्रोक्स का होना चाहिए। अब बड़े शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, इनमें हार्ट सर्जरी का कॉस्ट में भी 3-4 लाख का हो सकता है, बट उसके अलावा ऊपरी खर्चा जैसे डॉक्टर की कंसल्टेशन फी, हॉस्पिटलाइजेशन चार्ज, मेडिकल एक्सपेंसेस, ये सब बहुत होते हैं। तो ऑन एन एवरेज एक हार्ट सर्जरी पर 7 से 8 लाख का खर्चा पड़ता है।
तो उस सिटी में रहने वाले लोगों को हेल्थ कवर 8 लाख अप्रॉक्स का होना चाहिए। तो दोस्तों ये थे हमारे 8 थंब रूल्स जो आपकी लाइफ के फाइनेंशियल डिसीजन लेने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जानकारी आप अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर करें ताकि हर कोई अपनी लाइफ में फाइनेंशियल डिसिप्लिन ला सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।